गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। आज जो है ना एकदम मॉडल पेपर को चीर देंगे, फाड़ देंगे सर। हाँ, तभी तो रिजल्ट ज्वालामुखी की तरह फटेगा सर। सबसे पहली बात है ना सर कि आज मैं चुपचाप एकदम चुपचाप हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर के ऊपर सर। आज आपका साइंस का पूरे मॉडल पेपर को इस क्लास में हम करेंगे धुआं धुआं, तबे जो है ना बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट ज्वालामुखी की तरह फटेगा सर। और मैं आपको बता देना चाहता हूं सर एक बात कि मैंने पिछले क्लास में मैथ का मॉडल पेपर का हमने बात किया था। अगर वो वाला क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर के इस क्लास को देखने के बाद वो वाला क्लास जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। चलिए आइए सर, आज के क्लास को हम लोग करते हैं शुरुआत। और कहता है ना कि जिंदगी का नाम है संघर्ष रे वीरू भाई। हाँ, और जिंदगी में जो संघर्ष करने से डर गया ना उसकी कदमों में कभी सफलता के हाथ नहीं लगेगी सर। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं सर, जब तक आपका नाम टॉपर के लिस्ट में आएगा नहीं तब तक संदीप कुमार झुकेगा नहीं। हाँ, तब तक ये मेहनत करने से रुकेगा नहीं सर। आइएगा, कहता है क्या, देखो सबसे पहले बात, एक बात को और गौर कर लेना। बहुत सारे बच्चे को जो है ना एग्जाम के पैटर्न को लेकर के बड़ा टेंशन था कि सर आप हमारे एग्जाम में कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, कितना सब्जेक्टिव रहेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, आज आपको मैं सारे डाउट को खत्म कर दूंगा। सबसे पहले इस बात को आपको गौर करना होगा। आप यहां पे आइएगा एक मिनट थोड़ा सा सर। अब देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि साइंस में आपको टोटल 80 नंबर का आपका एग्जाम होता है, जहां पे आपको 20 नंबर क्या लेता है, प्रैक्टिकल लेता है। ये 80 में आपको 40 ऑब्जेक्टिव होता है और 40 आपका सब्जेक्टिव होता है। तो ये 40 ऑब्जेक्टिव आपको टिक करना है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 80 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 40 गो छाट के रंगना है। ठीक है, आ जाना। और ये 40 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए आइए सर, आज की क्लास का ये पहला सवाल कहता है ना कि जब जब तुझको देखो तो अरे जी घबराता है। आइएगा, कहता है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक है। अब एक बात को गौर करना, बोला है किसका अपवर्तनांक अधिक है, तो बोलेगा हवा। हवा का अपवर्तनांक अधिक नहीं है सर, बोलेगा हीरा। हीरा का अपवर्तनांक क्या है, अधिक है। बोलेगा किसका अपवर्तनांक अधिक है, तो क्या मारना है, हीरा मारना है। बोलेगा किसका अपवर्तनांक अधिक है, तो हीरा। अगर पूछता किस रंग का अपवर्तनांक अधिक है, अगर आपसे पूछता किस रंग का अपवर्तनांक अधिक है, अब देखो जिस रंग का अपवर्तनांक अधिक जो होगा ना, सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है उस रंग का जो जिसका झुकाव सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक कौन झुकता है, बैगनी। तो बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। रंग में बोलेगा ना सर, जब आपसे बोलेगा कि किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो जिस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है उस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आ जाना। और बोलेगा किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है, तो सबसे ऊपर में है लाल, इसलिए इसका अपवर्तनांक अधिक कम होगा। ठीक है, तो सबसे अधिक किस रंग का अपवर्तनांक होता है, तो बैगनी का होता है। सबसे कम किस रंग का अपवर्तनांक होता है, तो लाल का होता है। और बोलेगा किसका अपवर्तनांक अधिक है, तो यहां पे हीरा का अपवर्तनांक अधिक होगा। अब अगर पूछेगा यहीं पे कि किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, जिसका झुकाव कम तरंगदैर्घ्य अधिक, तो लाल का तरंगदैर्घ्य कम और बैगनी का तरंगदैर्घ्य लाल का तरंगदैर्घ्य ज्यादा, बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम। क्योंकि झुकाव कम तो तरंगदैर्घ्य ज्यादा, झुकाव अधिक तो तरंगदैर्घ्य कम। ठीक है, आ जाना। तो यहां पे क्या बोला है सर कि किसका अपवर्तनांक अधिक है, तो हीरा का अपवर्तनांक अधिक होगा। पूछता कि किस रंग का अपवर्तनांक अधिक है, तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा और लाल रंग का अपवर्तनांक कम होगा। पूछता किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक है, तो जिसका झुकाव कम तरंगदैर्घ्य अधिक, यानी लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक और बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम। चलिएगा सर, देखो मेरे पास पढ़ने से एक फायदा होगा सर कि सिर्फ हम ए और बी टिक नहीं कराते हैं, क्योंकि सर ए बी टिक कराऊंगा ना तो हमको अपने आप को लगता है कि आपके आंख में हम धूली झोंक रहे हैं। फिर हम कुछ देर के बाद सोचते हैं सर कि जिससे मैं 2 रुपया कमाता हूं, जिससे हमारा पेट चलता है, जिससे हमारा भोजन चलता है, जिससे हमारा ये जैकेट है सर, जिनकी पैसा से उनके अगर आंख में हम धूली झोंक रहे हैं तो दुनिया का सबसे पापिस्ट इंसान हम होंगे सर। इसलिए हम अपने अंदर की पूरी ताकत झोंक देते हैं आपकी सिलेक्शन में, तभी तो रिजल्ट की दुनिया में सर एक अलग इतिहास होता है एसके साइंस क्लासेस का।
पिछले एक साल में आपने इतना प्यार दिया इस चैनल को कि मैं आपसे उम्मीद करता हूं सर कि इसी प्रकार से आप लोग प्यार आशीर्वाद बनाए रहे और अब की बार फिर से एक बार 482 से भी पार होगा अब की बार। हाँ, क्योंकि अब की बार अनुभव बढ़ गया, एक्सपीरियंस बढ़ गया। ठीक है, हमने साइंस में टॉप 400 ऑब्जेक्टिव करवाया हूं सर, वो वाला जाकर के क्लास देख लीजिए। और जो लोग वो क्लास देख लिया होगा ना, तो ये 80 में कम से कम 75 ठोकेगा सर। हाँ, ये 80 में 75 हिला के ठोकेगा सर। ठीक है, और साइंस में हमने 110 गो सब्जेक्टिव करवा रहा हूं, लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय, उतना से बाहर आएगा ही नहीं सर। हाँ, पिछले बार हमने 100 को कराया था और उस 100 के बाहर ना तो 1% उड़ने गया था, ना तो 1% इन्हें गया था सर। सारे का सारे प्लेलिस्ट बना हुआ, जाइए यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको सभी चैप्टर का, सभी चीजों का प्लेलिस्ट बना हुआ, और सारे क्लासेस को कर दो धुआं, तभी रिजल्ट ज्वालामुखी की तरह फटेगा सर। आइएगा, कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना, आ जाइए। कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, सबसे पहले इस गौर करना, ये हमारा क्या है सर, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, ये अवतल दर्पण का फोकस इधर होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण का जब फोकस इधर होता है, इसका मतलब अवतल दर्पण का फोकस निगेटिव, अवतल दर्पण का फोकस क्या होगा, निगेटिव। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, निगेटिव। हमने क्या बोला कि अवतल दर्पण का फोकस भी निगेटिव और वक्रता त्रिज्या भी निगेटिव, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण का जो फोकस होता है सर, वो दर्पण से इधर होता है, और दर्पण से इधर कहने का मतलब सब कुछ निगेटिव। आ जाना, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा सर, ये ऋणात्मक होगा। ठीक है, आ जाना। यही आपसे पूछता कि उत्तल दर्पण का फोकस क्या होगा, तो उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक और वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक। आ जाना। अच्छा, बहुत सारे बच्चे को पीडीएफ को लेकर के टेंशन है, सर ये पीडीएफ कहां मिलेगा, ऑफिशियल मॉडल पेपर का पीडीएफ कहां मिलेगा। तो ये ऑफिशियल मॉडल पेपर का जो पीडीएफ है ना, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे कैसे जाना है, तो आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम डाउनलोड कर लिए होंगे प्ले स्टोर से, और जाके टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है @ क्या सर्च करना है, @ आ जाना। क्या सर्च करना है सर, ये @ संदीप, @संदीप 7295 इतना सर्च कीजिएगा, आईडी खुल जाएगा, वहां पे आपको सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। आइएगा, अगला सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर कीजिएगा सवाल नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर सवाल कहता है सर, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। सपोजेट मान लो ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है, यही उत्तल लेंस होता है सर, ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है। एक फोकस इधर होता है f1, इधर होता है f2। ठीक है, तो किसी भी लेंस हो, चाहे वो लेंस उत्तल हो, चाहे वो लेंस अवतल हो, चाहे वो लेंस बाइफोकल हो, उसमें 2 फोकस होता है। यानी किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 4 नंबर की तरफ। सर 4 नंबर का आता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब सोच लो रे बाबा कि हमसे पूछा दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आप सोचिएगा दाढ़ी छोट छोट देखे चाहिए बड़ा बड़ा, हमारा कहने का सेंस है सर कि दाढ़ी छोट छोट, आईना में दिखना चाहिए बड़ा बड़ा। तो अब आपको मैं बताना चाहता हूं सर कि दाढ़ी होता है छोटा, और छोटका को देखना है बड़ा प्रतिबिंब में। एक मतलब छोटा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो अवतल दर्पण। ठीक है, कौन दर्पण, तो अवतल दर्पण। यानी कहने का सेंस है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आइएगा, और आप लोग को भी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलना है, और आपको भी बताना है कि सर हमारा आज की क्लास में इतना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, आ जाइए, क्योंकि एग्जाम सेंटर में आप बैठिएगा, हम नहीं सर। आइएगा, कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r के बीच की संबंध क्या है। यानी f एंड आर में संबंध है सर क्या, तो f बराबर होता है r/2। f बराबर क्या होता है, r/2। अब सोचना f बराबर r/2 मतलब वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस। ठीक है, अब देखना अगर ये 2 यहां पे है, बट्टा में जाएगा गुना में, यानी ये भी हो सकता है 2f बराबर r, यानी इसका रिलेशन ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन में ये चाहिए, ये 2 में से एगो ऑप्शन में रहेगा। f बराबर r गलत बात है, f बराबर 2r गलत बात है। आ जाना, f बराबर r/2 और ये हमारा है f बराबर 4r गलत बात है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सर। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा सर, तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है। थोड़ा देखो भाई, देखो तो सवाल कितना रोमांटिक है। बोला है ना क्या सर कि अभिसारी दर्पण का, किसका, अभिसारी दर्पण का, अभिसारी लेंस का दूसरा नाम क्या है,
अभिसारी लेंस का दूसरा नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, सभी का कमेंट आनी चाहिए सर। देखो जब बोलेगा अभिसारी लेंस, क्या बोलेगा? अभिसारी लेंस। अब अगर आपको बोलेगा अभिसारी दर्पण, क्या बोलेगा? अभिसारी दर्पण बोलेगा, अभिसारी लेंस या बोलेगा अभिसारी दर्पण। अगर आपको बोलेगा अभिसारी लेंस तो लेंस बोलेगा तो मारना है उत्तल लेंस, ठीक है? क्या मारना है? उत्तल लेंस। अगर बोलेगा अभिसारी दर्पण तो मारना है अवतल दर्पण। क्या मारना है सर? अवतल दर्पण, ठीक है? अवतल दर्पण मारना। क्या मारना है? अवतल दर्पण मारना, ठीक है? आ जाना। अगर आपको बोलेगा सर कि अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, ठीक है? बोलेगा अपसारी लेंस तो अपसारी लेंस का दूसरा नाम है सर अवतल लेंस। क्या नाम है? अवतल लेंस। क्या नाम है? अवतल लेंस, ठीक है? आ जाना। अगर बोलेगा अपसारी दर्पण, क्या बोलेगा सर? अपसारी दर्पण, ठीक है? तो अपसारी दर्पण का दूसरा नाम है, अपसारी दर्पण का दूसरा नाम है सर आपको उत्तल दर्पण। क्या नाम है? उत्तल दर्पण। क्या नाम है? उत्तल दर्पण। क्या नाम है? उत्तल दर्पण। आ जाना। क्या नाम है? उत्तल दर्पण। हमने क्या बोला है आपको सर? थोड़ी सी मेरी बातों पर गौर करना। हमने बोला है कि अपसारी लेंस का दूसरा नाम, तो अपसारी लेंस का दूसरा नाम है अवतल लेंस, ठीक है? मेरे बात को सुनो। अभिसारी लेंस का दूसरा नाम क्या है सर? उत्तल लेंस, ठीक है? और अभिसारी दर्पण का दूसरा नाम क्या है? तो उत्तल के जगह अवतल दर्पण कर देंगे, ठीक है? मेरा बात को सुनाई दे रहा है? मेरा बात को सुनाई दे रहा है? अगर अभिसारी लेंस कहेगा तो मारेंगे उत्तल, अभिसारी दर्पण कहेगा तो मारेंगे अवतल, कहेगा अपसारी लेंस कहेगा तो मारेंगे अवतल, अपसारी लेंस तो कहेंगे अवतल, कहेगा अपसारी दर्पण तो मारेंगे उत्तल, ठीक है? हमें बोला है सर कि अभिसारी लेंस, तो अभिसारी लेंस बोलेगा तो क्या मारेंगे? उत्तल लेंस, ठीक है? यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। सर अगला सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर कीजिएगा। मैं हमेशा से कहता हूं सर कि मैं आपको ए और बी टिक नहीं कराऊंगा सर, क्योंकि मेरे को पता है सर कि विद्यार्थी क्या चाहता है, क्योंकि एज अ मैं भी स्टूडेंट हूं, एक मैं भी स्टूडेंट हूं सर। और मैं समझता हूं कि विद्यार्थी को जो पैसे हैं कितनी कीमत से आती है घर से। 10 दिन पहले कॉल करने पे 1 दिन पैसा आता है सर, 10 दिन पहले कॉल करते होंगे तब पैसा आता होगा। और जिनके पैसा अगर तुरंत आ जाता है सर तो उस पैसा को आप कीमत समझिए, क्योंकि माता पिता ना सर बहुत कठिन करके बच्चे को पैसा देते हैं पढ़ाने के लिए। उस पैसे की गरिमा को समझिए सर। ऐसा नहीं कि जिंदगी पहले क्या था उसको भूल जाइए, नहीं सर। अपनी जमीनी स्तर को जिंदगी में कभी नहीं भूलनी चाहिए और अपनी माता पिता की सपना पे हमेशा साकार करनी चाहिए, क्योंकि कहता है ना सर असल माँ बाप तो भगवान होते हैं, भगवान तो असल में माँ बाप ही होते हैं सर। तो माँ बाप का सेवा करना ही हमारा दायित्व है, ठीक है? आ जाइएगा सर। कहता है दृश्य प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? अच्छा, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? हम आपसे पूछने सर कि किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? देखो तरंगदैर्घ्य न्यूनतम सर, तरंगदैर्घ्य न्यूनतम मार देना बैगनी, मार देना तरंगदैर्घ्य न्यूनतम, क्या मार देना? बैगनी मार देना, ठीक है? चलिए अगला सवाल क्या कहता है सर? थोड़ी सी गौर कीजिएगा कि जब जब तुझको देखूं तो जी घबराता है। कहता है तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? थोड़ी सी आप लोग कमेंट कीजिएगा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। और जो लोग नहीं करेगा नू तो समझ लीजिएगा ओकरा काल मडरा रहा है, ठीक है? कहता है तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। तारों का टिमटिमाना किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। हमने क्या बोला है सर कि तारों को टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अपवर्तन को दर्शाता है, ठीक है? चलिए 9 नंबर सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर कीजिएगा। 9 नंबर कहता है निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? अच्छा, बोला है किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? सर देखो हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक नहीं होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो सबसे ज्यादा बोलेगा ना प्रकाश की चाल किसमें होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच से अधिक होती है निर्वात में। यानी कहने का मतलब देखो अगर कांच नहीं इसका मतलब ये भी नहीं है, ठीक है? यानी हमारा क्या होगा सर? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निर्वात होगा, ठीक है? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल 9 नंबर हो गया। 10 नंबर की तरफ आइएगा सर। 10 नंबर कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन बोलेगा तो भी 2 नियम होगा। अगर आपसे बोल दिया प्रकाश का परावर्तन बोलेगा, प्रकाश का परावर्तन तो भी 2 मारेंगे रे बाबा। कितना मारेंगे रे? 2 मारेंगे। आइएगा सर जी। कहता है 11 नंबर सवाल क्या सर कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? देखो कहता है क्या जल संयंत्र
किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है सर? अब यहां पे गौर करना सर, 11 नंबर सवाल, क्योंकि 11 नंबर सवाल जो है सर वो आपके लिए है। कहता है जल विद्युत, कहता है जल विद्युत संयंत्र है ना, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। किसको? स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अन्य ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो आपको सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है सर? थोड़ी सी गौर कीजिएगा सवाल नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर सवाल कहता है ना, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है किसमें? हमेशा अगर जलता हुआ मोमबत्ती की बात करेगा सर तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, क्योंकि देखो हमारा मोमबत्ती है सर एक प्रकार का रासायनिक ऊर्जा है। ठीक है, तो मोमबत्ती का जलता हुआ, मोमबत्ती का जलता हुआ जो है सर वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, चलिएगा सवाल नंबर हम लोग आते हैं 13 के नंबर की तरफ। 13 नंबर क्या कहता है? थोड़ी सी गौर कीजिएगा सर, क्योंकि 13 नंबर ये सवाल आपके नाम नहीं है सर, ये सवाल मेरे नाम है, क्योंकि ये सवाल जो है सर वो आपको बड़ा ही रोमांटिक सवाल है। सवालों रोमांटिक होता है रे मास्टर। तो लड़के लग रहा होगा ऐसा, ऐसा सोच रहा होगा कि सवालों रोमांटिक होता है संदीप कुमार। कहता है विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल के तुलना में हो जाता है। हमारा सवाल ना बुझेलो मास्टर, सवाल बुझेलो ना बुझेलो सर जी? अरे सवाल बुझेले ना बुझेले, काहे ने बुझेले छे? देखो सवाल ना बुझाए के दू कारण भाई, दो कारण ये का कारण ये, हमारा मैथिली बोलने नहीं आता है। मैथिली को मेरा अगर हमको कुछ अच्छा लगता है शब्द तो वो मैथिली लगता है सर। एक्चुअली मैथिली मुझे बोलने नहीं आता और मेरा भाषा से मैथिली का आसमान दूर फर्क है सर। ठीक है, आ जाना। कहता है विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने के, विद्युत सेल में जब हम लोग क्या प्राप्त करेंगे? धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है क्या? तो विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मैंने क्या बोला सर कि विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। चलिए सर आइएगा सर, अगला सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर कीजिएगा, इसको साइड काहे करा देते हैं जी। हाँ आइएगा सर, क्या क्या फायदा उसका है? कोई फ़ायदा नहीं है। रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। कल आया था ना, देखिए उस पर कॉल किया होगा। ठीक है, उसका नंबर हिस्ट्री से निकाल के उसको बोल दीजिए फ़ोन करके। कहता है सर प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकों का जोड़ना चाहिए। अच्छा देखो, हमें प्रतिरोध का मान बढ़ाना है। प्रतिरोध क्या करना है सर? ये प्रतिरोध जो है ना वो बढ़ाना है। प्रतिरोध क्या करना है? बढ़ाना है। जब प्रतिरोध बढ़ाना होगा ना तो प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए। किस क्रम में? देखो सबसे पहले गौर करना, हमें श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस ये R3 प्लस डॉट 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 डॉट। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बट्टा R बराबर 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। आप खुद से बताइएगा सर कि किसमें प्रतिरोध बढ़ रहा है, किसमें प्रतिरोध घट रहा है। अरे बाबा सुना ना तुरे भाई, किसमें प्रतिरोध बढ़ रहा है और किसमें प्रतिरोध घट रहा है, हमें शिद्दत से बोलना है सवाल के अकॉर्डिंग में कि प्रतिरोध हो। अरे तुमको चेंज करते हैं तो तुम चेंज काहे ना होता? कहता है प्रतिरोधों का मान बढ़ने के लिए, हमें प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए। किस क्रम में? अच्छा समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये फार्मूला होता है। क्या ये फार्मूला में प्रतिरोध बढ़ रहा है या ये फार्मूला में प्रतिरोध बढ़ रहा है? तो आंध्रो रहेगा नु रे, ये टिटकोर के देखेगा कि ना इसी में प्रतिरोध बढ़ रहा है। किसमें बढ़ रहा है सर? इसी में प्रतिरोध बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए आइएगा सर, अगला सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना, सवाल नंबर अगला की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अगला कहता है ना, आपका बी नंबर हो जाएगा इसमें। ठीक है, कहता है क्या कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता हुआ है क्या? हमें विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर, विद्युत चुंबक बनाने के लिए हमें किस छड़ का उपयोग करना पड़ता है सर? आप लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तांबा का या नरम लोहा का या इस्पात का या इनमें से कोई नहीं। देखो सबसे पहली बात यह है सर कि जब हम लोग विद्युत चुंबक बनाते हैं, क्या बनाते हैं? विद्युत चुंबक। ठीक है, जब आपसे बोलेगा विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस छड़ का उपयोग किया जाता है, तो नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आइएगा सर, सवाल नंबर हम लोग कितना में आते हैं? 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना, उच्च तार
उच्चतर क्या बोलता है सर, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? क्या बोला सर, उच्चतर तार पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो यहां पे गौर करना है, थोड़ी सी शिद्दत से गौर करना, मोहब्बत से गौर करना। हाँ, गौर नहीं करोगे सर तो मामला एकदम फंसेगा। कहा है सर उच्चतर, देखो यहां से समझना, उच्चतर कहता है सर ये उच्चतर में हमारा नाभिकीय भी होता है। क्या होता है? नाभिकीय भी होता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन भी होता है, नाभिकीय विखंडन भी होता है, नाभिकीय विखंडन भी होता है, और आपको नाभिकीय संलयन भी होता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन भी होता है और नाभिकीय संलयन भी होता है, नाभिकीय विखंडन भी होता है और नाभिकीय संलयन भी होता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला है आपको सर कि उच्चतर ताप पर, किस ताप पर? उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है सर? तो उच्चतर ताप पर नाभिकीय विखंडन होती है, नाभिकीय संलयन भी होती है। ठीक है, तो उच्चतर ताप पर, ठीक है, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 17 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। 17 नंबर कहता है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है। सौर ऊर्जा को सीधे हम लोग विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे कैसे? तो हम लोग के घर में सौर प्लेट होता है, ठीक है ना, तो सौर ऊर्जा होता है, हम लोग के घर में सौर प्लेट होता है, क्या होता है? सौर ऊर्जा होता है सर। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हमारा सौर सेल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिएगा सर, आइएगा सवाल नंबर आपको 18 की तरफ। 18 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। 18 नंबर कहता है ना, कहता है पवन विद्युत जनित्र में, किसमें रे? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन की चाल जो होती है सर वो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति होता है। ठीक है ना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। पवन की जो चाल होनी चाहिए वो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता है पवन विद्युत जनित्र में, किसमें? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 150 किलोमीटर प्रति घंटा जेते खोपचे में, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा जेते खोपचे में, 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम लोग ऑप्शन में रख सकते हैं, बट होता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए ए भी जाएगा खोपचे में, यानी इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, चलिए सर अगला सवाल क्या कहता है, 19 नंबर कहता है सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल है कौन? सेल का विद्युत वाहक बल है कौन? थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर, तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आइए सर यहाँ पे गौर करना, बोला है सौर सेल का विद्युत वाहक बल, तो सौर सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। सेल का विद्युत वाहक बल, तो सेल द्वारा इकाई आवेश में, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। ठीक है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। हमने क्या बोला सर कि सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक बल है, तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। चलिए सर अगला सवाल, सवाल नंबर आपका कितना होगा? 20 होगा। 20 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना है। कहता है घरेलू परिपथ में मुक्त रूप से किसकी आपूर्ति होती, किसकी आपूर्ति होती है? देखो हमारा घरेलू परिपथ में जो होता है सर वो हमारा एसी करंट पास करता है। एसी बोले सर तो ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा है। कौन सी धारा है रे बाबा? प्रत्यावर्ती धारा है। आ जाना, जो हमारा होता है 220 वोल्ट और 50 एचजेड। कितना? 50 एचजेड। ठीक है, भारत में घरेलू परिपथ के लिए 220 वोल्ट का करंट जाता है, और एचजेड में बोलेगा तो 50 एचजेड का जाता है, आवृत्ति में बोलेगा तो 50 एचजेड की आवृत्ति जाती है। ठीक है, हमने क्या बोला है सर कि हमारे घर में, हमारे भारत के गांव में जो जाता है सर, जो घर में करंट जाता है हमारे भारत देश में, वो जाता है प्रत्यावर्ती धारा, मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, जो होता है 220 वोल्ट और 50 एचजेड। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला सवाल, अच्छा आप तुम बताना कि जितना
सवाल हमने आपको करवाया, क्या ये सब सवाल आपको हम पढ़ाए हुए थे या नहीं? अब बताना कि ये 20 में किनका किनका 19 सही रहा, ठीक है, और 20 में किनका किनका 20 सही रहा, किनका 19 सही रहा, किनका 18 सही रहा, किनका 17 सही रहा, किनका 15 सही रहा, किनका 16 सही रहा, किनका 15 सही रहा, किनका 14 सही रहा, किनका 10 सही रहा, किनका 14 से कम सही रहा। वो सब कोई एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कि गुरुजी हमने इतना में इतना टिकअप कर लिया, ठीक है। चलिए आइएगा सर, सवाल नंबर आप लोग बताइएगा कितना नंबर 21 नंबर। और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं सर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्यार से, मोहब्बत से, और सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, क्योंकि मेरा एक को मेरा सिद्धांत है सर कि शिक्षा उनके घर में भी पहुंचनी चाहिए जिनकी घर में कई वर्षों से शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि कहा जाता है सर कि इंसान जो है वो शिक्षा का मारा हुआ रहता है। हाँ, गरीबी जो है सर, जिस घर में शिक्षा नहीं उस घर में गरीबी है, जिस घर में संपत्ति है वो उस घर में अगर शिक्षा नहीं है तो वो घर गरीबी है। हाँ सर, क्योंकि आज के डेट में शिक्षा ही इंसान का सबसे बड़ा अमीर है, ठीक है। तो जिनके पास शिक्षा है वो इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। क्योंकि कहता है ना सर कि विद्या की खेती किसानों ना होती, विद्या का बाप कोई पर्वत ना होता। विद्या बगानों में फलती नहीं, विद्या बाजारों में मिलता नहीं, विद्या मेरी गरीबी न मजहब, विद्या किसी का बपौती नहीं, विद्या उसी का जो दिल से चाहत, ठीक है सर। तो ये हमारा सिद्धांत है सर। हमने सोचा है कि जिनके घर में कई वर्षों से शिक्षा का कोई महत्व नहीं है उस घर में भी शिक्षा जाना चाहिए और पहुंचाने का काम आप कीजिएगा सर, क्योंकि आप मेरे शेर हैं। हाँ, आप मेरे सब कुछ हैं सर, क्योंकि आपका हाथ मेरे हाथ से मिलेगा तभी रिजल्ट की दुनिया में एक अलग इतिहास रचेंगे सर। क्योंकि अगर मैं पढ़ाता हूं, अगर आप नहीं पढ़िएगा तो फिर हम किसको पढ़ाऊंगा सर। तो आप सबने प्यार दिया सर, आप सबने सपोर्ट किया, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से एसके साइंस क्लासेस परिवार को बहुत आगे लेकर के जाइए, क्योंकि ये परिवार जो है सर वो आपका परिवार है, ठीक है। आइएगा, सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता है वर्ण विक्षेपण असंभव है किसमें? कहता है वर्ण विक्षेपण असंभव है किसमें? कांच में। कांच में वर्ण विक्षेपण संभव है। आज ना निर्वात में असंभव है, जल में संभव है, फाइबर में संभव है, ठीक है। तो हमें बोला है सर कि वर्ण विक्षेपण संभव है, असंभव है किसमें? तो निर्वात में असंभव है, लेकिन कांच में संभव है, जल में संभव है, फाइबर में संभव है, लेकिन निर्वात में असंभव है, ठीक है। चलिए अगला कहता है 22 नंबर सर कि वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण की मोड़ देती है। अच्छा, प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देती है कहाँ से सर? नीचे से ऊपर, नीचे, आधार के दूर, या फिर आधार की ओर। ये चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन जल्दी टिकिया दो। ये चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन जल्दी टिकिया दो। सवाल क्या बोला है कि वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म, वायु में रखा हुआ एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। एक मतलब आधार से दूर। कहां से मोड़ेगा? आधार से दूर। कहां से मोड़ेगा सर? आधार से दूर। कब? जब वायु में रखा रहेगा कांच का एगो प्रिज्म, तब कहां से मोड़ेगा सर? आधार से दूर, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है सर? थोड़ी सी गौर करना। अब तुम सोच लो, यहां से शिद्दत से सोचना, प्यार से सोचना, मोहब्बत से सोचना सर। ये 23 नंबर सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करो। देखो माथा कलकला रहा है, अरे कोई गाली तो नहीं ना दे रहा है? गाली उली मत देना, आ जाओ। कहता है ना सर कि 2Zn + O2 देखो, अब देखो सर, ये जुटा तो ये बना, तो हमारा क्या होगा सर? उपचयन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कहता है खाने बनाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र। खाने बनाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र का नाम है बेकिंग सोडा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? ये बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। कभी कभी आपको क्या लिख देगा ना? बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा आपको लिखेगा, ठीक है। कभी कभी आपको ये खाने वाला सोडा ना लिख करके आपको लिख देगा बेकिंग सोडा, तब इसका फार्मूला, दोनों का फार्मूला क्या होगा सर? NaHCO3। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3, और इसी को हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaHCO3। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? 25 नंबर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है कमरे के ताप पर दर अवस्था में रहने वाली धातु।
देखो हमें बोला कमरे के ताप पे दर अवस्था में रहने वाला धातु, अगर बोलेगा सर धातु, क्या बोलेगा धातु, अगर बोलेगा आ धातु, यही दो बोलेगा, ठीक है। अगर बोलेगा कमरे के ताप पे दर अवस्था में धातु, क्या बोलेगा सर, ये धातु। अगर बोलेगा धातु, क्या बोलेगा धातु, जब बोलेगा धातु तो मारेंगे पारा, अब बोलेगा आ धातु तो मारेंगे ब्रोमीन, क्या मारेंगे सर, ये ब्रोमीन, ठीक है, क्या मारेंगे ब्रोमीन। बोलेगा कमरे के ताप पे दर अवस्था में रहने वाला धातु, तो धातु बोलेगा तो मारेंगे पारा। अब बोलेगा आ धातु, अगर यहां पे रहता धातु नहीं आ धातु रहता तब मारते ब्रोमीन, ठीक है, आ जाना, ब्रोमीन आपके ऑप्शन में होता, ठीक है, आ जाओ। तो हमें क्या बोला सर, हमने आपको क्या बोला है कि कमरे के ताप पे दर अवस्था में रहने वाला धातु तो पारा, अगर बोलता आ धातु तो मारते ब्रोमीन, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल आते हैं 26 नंबर की तरफ। 26 नंबर का आता है अवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, अवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। अब सोचो शून्य समूह बोले ना तो अंतिम समूह, अंतिम समूह समझना, ठीक है, अंतिम समूह, ठीक है। अब सोचो अंतिम, अंतिम अंतिम मतलब कहने का 18 वर्ग वाले समूह, ठीक है, 18 वर्ग वाले समूह। तो 18 वर्ग बोले तो सबसे अंतिम में कौन कौन होता है, तो सबसे अंतिम में हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है सर, ये सब सारा का सारा जो है सर वो आपको अक्रिय गैस है, क्या है सर, ये आपको अक्रिय गैस है, ठीक है। हमने क्या बोला है आपको, हमने क्या बोला सर कि हीलियम होगा, नियॉन होगा, आर्गन होगा, क्रिप्टन होगा, एक्सेन होगा, ये सब जो है वो वर्ग 18 के तत्व है, ठीक है, आ जाना। तो आपसे बोला कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व बोले तो अंतिम वर्ग वाले तत्व। तो अंतिम वर्ग में टोटल 18 को वर्ग है, तो सबसे अंतिम वाले वर्ग में जो होता है वो सबसे पहले हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है और बहुत सारा होता है, ठीक है। तो सबसे पहला तत्व यही ना बोला तत्व कौन सा है, तो हीलियम है। अगर हीलियम नहीं होता सर तो नियॉन होता, अगर नियॉन नहीं होता तो आर्गन होता, वो पक्का होता तो होता, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो क्रिप्टन होता, KR होता, ठीक है। अगर ये हो नहीं होता सर तो होबे करता, नहीं किसे रहेगा ये सब सारा का सारा जो है सर वो आपको अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस, अक्रिय बोलते हैं। हाँ आ जाइए अगला 27 नंबर की तरफ हम लोग आते हैं सर। 27 नंबर बड़ा शिद्दत से बोलना, प्यार से बोलना, मोहब्बत से बोलना। सवाल थोड़ा सा झाँप रहा है सर जी, झाँपेगा तो इसको झाँपने नहीं ना देंगे जी। जब तक संदीप कुमार जिंदा है सर तब तक आपको पढ़ाई में टेंशन नहीं लेना सर, सिर्फ और सिर्फ टेंशन देना है, क्योंकि कहता है सर कि जब तक सिलेक्शन आपकी कदमों में झुकेगा नहीं तब तक संदीप कुमार रुकेगा नहीं। आइएगा सर, कहता है क्या, गौर करना कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है। सवाल समझा नहीं समझा होगा सर, सवाल तुम लोग समझा नहीं समझा होगा, हमको लगता है तुम लोग नहीं समझा होगा सर, हमको तो लगता है तुम लोग नहीं समझा होगा। देखो सबसे पहले गौर करना कि सोडियम कार्बोनेट है क्या सर, कहता है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन, मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परावर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है। आपसे मैं पूछूंगा सर कि ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जो लोग नहीं करेगा नौकर शादियों नहीं होगा। हाँ तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आप लोग कमेंट कर दो। ये सोडियम कार्बोनेट जो है वो क्षार है तो वो मेथिल ऑरेंज को बदलेगा पीला में, कहाँ पे बदलेगा, पीला में बदलेगा, ठीक है। आप लोग सोडियम कार्बोनेट का सूत्र को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए सर, जो लोग नहीं करेगा ना और जो लोग सही कमेंट कर देगा नौकर पक्का शादी अगला लगन में करा देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है सर कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज विलयन मिलाने पर रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में हो जाता है, तो पीला हो जाता है। जो सोडियम कार्बोनेट है वो क्षार है और क्षार हमेशा पीला में करेगा, ठीक है, मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। आइए अगला कहता है सर कि ये गोबर गैस क्या है सर, कहता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन सा है। इसे हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है सर, उत्तरदायी गैस कौन सा है, NH CO3 CO2 O2 और N2 O2 और N2 O2 और N2 O2 और N2। अब यहाँ पे सोचना सर, थोड़ी सी गौर करना, मेरे बातों पे गौर करना। ये आखिर में ग्लोबल, ये आखिर में क्या सर, ये ग्लोबल है, ठीक है।
इस पे थोड़ा सा गौर करना, ये है क्या सर, इस पे गौर करना। तो ये जो है सर वो आपको CO2 होगा, इसका आंसर क्या होगा, CO2। कहेगा सर ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन सा है, तो CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल 29 नंबर आते कहते हैं गंधक का परमाणु संख्या क्या है। अरे गंधक बोले तो सल्फर, ये गंधक कुछ नहीं है सर, ये गंधक जो है सर वो सल्फर है, ठीक है। क्या ये सल्फर है, क्या है सर, ये सल्फर है। और सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 16 सल्फर, 17 में होता है क्लोरीन, 18 में होता है आर्गन, 19 में होता है सर क्या, 20 में कैल्शियम, 21 में एस्केडियम, और 12 में कितना होता है सर, 11 में क्या होता है सर, 8 में क्या होता है सर, 6 में क्या होता है सर, 30 में क्या होता है सर, 26 में होता है क्या सर, आपको बताना है। 25 में क्या होता है सर, 25 में मैग्नीज होता है, 26 में आयरन होता है, और 7 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 वोलियम, 5 ब्रोंज, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियोन, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 अल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम, यानी 19 में पोटेशियम और 20 में क्या होता है, कैल्शियम होता है सर। तो आप लोग परमाणु संख्या कम से कम 30 तक रट लो, परमाणु संख्या कम से कम 30 तक रट लो, तबे अब की बार लगन में शादी होगा, वरना कुमारे रह जाओगे सर। हाँ, यानी कहने का सेंस है सर कि परमाणु संख्या कम से कम 30 तक रट लो, तबे बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन परसेंटेज आएगा सर। और जब तक बेहतरीन परसेंटेज नहीं तब तक बेहतरीन तिलक कहाँ से रे। अब बहुत सारा बच्चा कहेगा सर जी आप तिलक के खिलाफ है कि तिलक लेना चाहते हैं कि नहीं। देखो भाई हम तो लेवे करेंगे, इसलिए हम लव मैरिज के चक्कर में नहीं रहेंगे, हम तो लेंगे भाई। कहेगा सर जी नहीं लेना चाहिए तिलक, आपके साथ में तिलक लेगा। देखो भाई मेरा सिद्धांत ये नहीं है कि मैं तिलक लूँ, इंसान को कम से कम ये भी तो पता चले कि इसमें भी कुछ है। हाँ, और जो चीज़ फ्री में मिलता है ना सर उसका कीमतें नहीं रहता है। हम ये समझते हैं कि जो चीज़ फ्री में मिलता है ना उसका कीमत नहीं रहता है, तो कुछ पैसा दे के ले जाएगा ना हमको खरीद के तो कीमत पता चल जाएगा। इसे हम खरीदाने वाले में से हैं नहीं। आ जाना सर। कहता है क्या हो सकता है जब तक हम शादी करें तब तक दहेज प्रथा ही बंद हो जाए, क्योंकि सर कब क्या हो जाएगा पता नहीं, और अभी 2-4-5 साल तो नहीं करेंगे, कम से कम तो 28 साल की उम्र में करेंगे सर। और 28 साल बोलने का मतलब ही हमको रुकना पड़ेगा 7 साल, ठीक है। कहता है लाल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, आयनित होता है, अविलेय होता है या फिर विलेय होता है, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे सवाल को मेरे भाषा में समझना, ये सवाल आपको अपने भाषा में समझ में नहीं आएगा, मेरे भाषा में समझ में आएगा। कहता है अम्ल को जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन जो है वो विद्युत का संचालन करता है। क्या करता है, विद्युत का संचालन करता है, ठीक है। अम्ल का जलीय विलयन जो है वो विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जो है वो जल में क्या होता है, आयनित होता है। क्या होता है, आयनित होता है। क्या होता है, आयनित होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल 31 नंबर। कहता है 31 नंबर थोड़ी सी क्या गौर करना। कहता है अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, अधिकतर धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ी सी गौर करना। तो अधिकतर धातु के जो ऑक्साइड होते हैं सर वो क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं या उदासीन होते हैं। यहां पे एक पॉइंट को गौर करना, बोलेगा अधिकतर धातु के क्षारीय, जब बोलेगा धातु या फिर बोलेगा आपको अधातु, ठीक है। तो अधिकतर धातु या बोलेगा अधातु। अगर आपको बोलेगा धातु, क्या बोलेगा सर, धातु। अगर आपको बोलेगा धातु या फिर बोलेगा अधातु, यहां पे तो बोला धातु नहीं रे, क्या बोला सर, धातु बोला, क्या धातु बोला, रुक जा सर। धातु बोलेगा सर तो मारना क्षारीय, क्या मारना, क्षारीय मारना, ठीक है। आ धातु बोलेगा सर तो मारना अम्लीय, क्या मारना, अम्लीय मारना, ठीक है। आ जाना। बोलेगा आ धातु तो क्या मारना, अम्लीय। अब बोलेगा धातु तो क्या मारना, क्षारीय, ठीक है। बोलेगा अधिकतर धातु के ऑक्साइड होते हैं कैसे, तो क्षारीय, और अधिकतर आ धातु के ऑक्साइड होते हैं कैसे, तो अम्लीय। चलिए सर ये हमारा धातु बोला था तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आइएगा 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी आप लोग गौर कीजिएगा। 32 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। अच्छा सोने में क्या मिलाया जाता है सर, सोने में कॉपर मिलाया जाता है। सोने में क्या मिलाया जाता है सर, कॉपर मिलाया जाता है। तो सोने में हमारा कॉपर मिलाया जाता है 2400 कैरेट के लिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल आएगा 33 नंबर की सवाल। 33 नंबर कहता है ना कि NaCl AgNO3, फिर कहता है AgCl, फिर कहता है NaNO3 निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये जो है सर वो द्विविखंडन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कैसे द्विविस्थापन को, कैसे, Na
देखो ये एन ऐसे, ये वाला ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से देखो ये वाला टूट करके बना कि नहीं बना, तो इसलिए हमारा ये क्या होगा, द्विविस्थापन होगा। क्या होगा, द्विविस्थापन होगा, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है, 34 नंबर सवाल को जवाब देना पड़ेगा। सिलिकॉन क्या है सर, तो सिलिकॉन है एक अधातु, एक धातु, या फिर एक उपधातु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन जो है सर, जो सिलिकॉन है वो क्या है, एक आधातु, उपधातु है। क्या है, सिलिकॉन जो क्या है वो उपधातु है, ठीक है। सिलिकॉन क्या है, तो ये एक उपधातु है। क्या है, ये उपधातु है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर कितना होगा आपका, सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं क्या। देखो सर, कहने का सेंस है कि वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्णता भरे होते हैं। तब सोच लो कि बाहरी सेल जो होता है सर किसका वो भरा होता है, तो वो आपको जो होता है वो हाइड्रोजन का भरा होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहिएगा कैसे गुरुजी, हमरा बुझाइलो नहीं। देखो बाहरी सेल किसका भरा रहेगा, जो वर्ग 18 के तत्व रहेगा, ठीक है। वर्ग 18 के तत्व रहेगा, जो सबसे अंतिम वर्ग के तत्व रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे पास पीरियोडिक टेबल यहां पे था, शायद कहां गया, दीजिए पीरियोडिक टेबल, तो आइएगा। अब देखिए सर, यहां पे आपको मैं दिखा देना चाहता हूं, जिंदगी एक सफर है। यहाँ पे देखिएगा सर, ये जो हमारा है ना, देखो ये वर्ग 18 का सबसे ये अंतिम वाला तत्व है, ठीक है। और ये जो वर्ग 18 का सबसे अंतिम वाला तत्व है ना, वो सारा का सारा जो होता है ना सर, वो पूर्ण रूपेण भरा हुआ रहता है, तो पूर्ण भरे होते हैं। तो ये 18 वर्ग के सबसे अंतिम वाला तत्व, ये सब जितना भी है ना, वो सब पूर्ण रूपेण भरे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सर, अगला सवाल कहता है 36 नंबर, क्या गौर करना। कहता है खड़िया का सूत्र क्या है। ये 36 का सब कोई कमेंट बॉक्स में सही जवाब करेगा। खड़िया का सूत्र क्या है सर, ये हमें नहीं बताना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है सर। ये आपको है, मेरा कसम नहीं, आपको बाबू सोना का कसम है, आपको अपनी जीएफ का कसम है। अब तो सब कोई कमेंट करेगा सर, वाह गलते करो लेकिन करो रे भाई, या फिर तुम गूगले देख के करो लेकिन करो रे भाई। खड़िया का सूत्र, चीनी का सूत्र, कास्टिक पोटास का सूत्र, धोवन सोडा का सूत्र, यूरिया का सूत्र, सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र, ये सब का सूत्र तुम नहीं बताएगा तो किसका सूत्र बताएगा रे, कि मेरे जीएफ कौन से कलर का सूट पहनी हुई थी बताएगा। खोपड़ी खोल देंगे रे बाबा, मेरे पास दुखहरण बाबा भी है। देखो मैं आपको दुखहरण, आपके अंदर का जो जितना दुख है ना, वो हरने के लिए भी मैं कुछ रखे हुए रहते हैं सर, ठीक है। मुझे पता है कि तुम लोग ऐसे मानने वाले में से हो नहीं। अभी ठंडे में देंगे ना पिछवाड़ा में, तो सबका मियाज टन आ जाएगा सर, ठीक है। आइएगा सवाल, मैं देखो मैं पढ़ाने के लिए मैं कुछ कर दूंगा सर, क्योंकि मेरे में बस हम एक चीज़ जानते हैं कि आपको हमें आप क्यों जानते हैं, बस हम पढ़ाते हैं इसलिए जानते हैं हमको आप। चाहे हम बुरे पढ़ाते हैं चाहे आप अच्छे हम पढ़ाते हैं, लेकिन आप हमको क्यों जानते हैं, पढ़ाने की वजह से जानते हैं। अब हमको क्या जानते हैं फिर, अब हमको लोग जानने लगा रिजल्ट का मतलब एसके साइंस क्लासेस, ठीक है। अब ऐसे लोग जानने लगा, हम रिजल्ट नहीं देंगे तो हमारे तो जैकेटबा देखने आएगा रे, मियाज एकदम खुश कर देंगे सर जी रिजल्ट का ला करके, ठीक है। आइएगा, कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है, इसमें से सबसे अधिक अम्लीय कौन है। हम बोले हैं इसमें सबसे अधिक अम्लीय कौन है, सबसे अधिक अम्लीय कौन है, 37 नंबर, सबसे अधिक अम्लीय कौन है, SO2, CaO या Na2O या MgO, सबसे अधिक अम्लीय कौन है। 37 का सटीक जवाब देना सर, क्या होगा 37 का सटीक जवाब देना। बोलेगा सर निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय है, तो SO2 होगा। क्या होगा, SO2, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल कहता है 38 नंबर कि एल्काइन का सूत्र क्या होगा। यहां पे गौर करना, देखो अगर बोलेगा एल्केन, ठीक है। अच्छा पहले सुनो पहले तुम, अगर बोलेगा आपको एल्केन, ठीक है, या बोलेगा सर आपको एल्किन, आधा आधा ला है, ठीक है, एल्किन, या फिर आपको बोलेगा सर ये एल्काइन, क्या बोलेगा, एल्काइन, ठीक है, एल्काइन, ठीक है, एल्काइन, ठीक है, एल्काइन, ठीक है। आ जाना, अब देखो यहां पे गौर कर लेना, अगर आपको बोलेगा एल्किन तब होगा CnH2n होगा, ठीक है, +2 होगा। अगर बोलेगा एल्केन तो CnH2n +2। अगर बोलेगा एल्किन तो CnH2n होगा, ठीक है। अगर बोलेगा एल्काइन तो एल्काइन होगा CnH2n -2 होगा। हमने क्या बोला है, अगर आपको बोलेगा सर ये एल्किन, क्या बोलेगा एल्केन, तो एल्केन बोलेगा तो CnH2n +2, एल्किन बोलेगा तो CnH2n, एल्काइन बोलेगा सर तो CnH2n -2,
2। अब आना, हमें बोला है एल्काइन, तो एल्काइन बोला इसका मतलब CnH2n और -2। अब सोचो सर कि ये वाला फार्मूला पे कौन है सटीक। अच्छा ये n क्या है, तो ये n जो है सर वो है नंबर ऑफ, n जो है सर वो आपको है नंबर ऑफ कार्बन। क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। अब देखो यहाँ पे कितना कार्बन, एक कार्बन, हाइड्रोजन कितना है 4। अच्छा n के जगह 1 रखो तो 2 एक कम 2 और -2 नहीं 0 हो जाएगा सर। आ जाना, ये हमारा होगा सेट। n के जगह 2 रखो, जहाँ पे n है वहाँ पे कितना रखो 2 रखो, जहाँ पे n है वहाँ पे 2 रखो, ये जहाँ पे n है वहाँ पे 2 रखो, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा -2, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 है। देखो जहाँ पे n है यहाँ n की जगह कितना रखो 2 रखो, यहाँ n की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये 4 - 2 करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा C2 और कितना हो जाएगा H2 हो जाएगा, C2 और H2 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा C हो जाएगा। इसको हम लोग देखो करते हैं, ये C2H2 आ गया कि नहीं गया, ये फार्मूला पे सेट है कि नहीं सेट है। अब इसको करो, n का वैल्यू 2 रखो, n जहाँ पे वहाँ पे 2 रखो तो हो जाएगा 2 दूनी 4 में से 2 गया, यानी कितना 2 बचेगा, लेकिन यहाँ पे 4 है कि नहीं होगा। n के जगह 2 रखो तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, लेकिन यहाँ पे 6 है तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C हो जाएगा। आपसे पूछेगा एल्केन का समान सूत्र क्या है, तो CnH2n+2। एल्केन का समान सूत्र क्या है CnH2n। एल्काइन का समान सूत्र क्या है CnH2n-2। चलिए अगला सवाल सर, अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, इसका आईपीएससी नेम निकालना है। ठीक है, देखो आईपीएससी नेम इसका निकालिएगा ना सर, CH3O2H5 का आईपीएससी नेम मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन मार देना। ठीक है, ऐसे इसका साधारण नाम ए भी होता है सर, बट आप ऑप्शन नंबर 1 मारिएगा मेथॉक्सी एथेन। ठीक है, या फिर आप ए भी अगर 2 में से वो मारिएगा, ये चाहिए। ठीक है, इसका दोनों होगा। ठीक है, चलिएगा अगला, अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा सर। कहता है निम्नलिखित में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब बताना कि इसमें से किसे ईंधन के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये 4 ऑप्शन में से किसे हम लोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आप लोग थोड़ी सी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा सर कि ईंधन के रूप में हम लोग किसे इस्तेमाल करते हैं। 40 का सटीक जवाब क्या होगा, हम पूछ रहे हैं आपसे कि 40 का सटीक जवाब क्या होगा, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। हमें बोलेगा सर कि ईंधन के रूप में किसे इस्तेमाल करते हैं, प्रोपेनॉल को या एथेनोइक अम्ल को या फिर एथेनॉल को या इनमें से सभी। तो अब गौर करना, अगर बोलेगा सर कि ईंधन के रूप में, तो ईंधन के रूप में प्रोपेनॉल को भी इस्तेमाल किया जाता है, एथेनोइक अम्ल को भी इस्तेमाल किया जाता है, एथेनॉल को भी किया जाता है, यानी कहने का मतलब इनमें से सभी जो होगा वो ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। आ जाना, कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया कर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन्हें आ जाओ, हाँ इन्हें आ जाओ, इन्हें आ जाओ, इन्हें आ जाओ, इन्हें आ जाओ। क्या बोला है सर, गौर करना, हमें बोला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा पादप उत्पाद बनाता है। कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनाता है। तो अब सोचना, जब सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा ना सर, किससे अभिक्रिया करेगा, सोडियम कार्बोनेट से, तो बनाएगा सर जिंक। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तब बनाएगा ZnO2 प्लस H2O बनाएगा। ठीक है, ये अभिक्रिया है, आप इसको कर लीजिएगा। आइएगा, कहता है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोवन सोडा बोलेगा, बासिंग सोडा बोले। ठीक है, ये धोवन सोडा बोले चाहे बासिंग सोडा बोलेगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। चलिए सवाल नंबर अगला की तरफ हम लोग आते हैं। सवाल नंबर आपका होगा कितना, 43 नंबर में क्या कहता है, अम्लराज में सांद्रता HNO3 और संद्रण HCl का अनुपात क्या होगा। तो इसका होगा 1:3। क्या होगा, 1:3। अगला कहता है क्या सर, कि किसी अभिक्रिया में, कहता है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, किसी भी अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं। 44 का सटीक जवाब देना सर। तो कहता है सर किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है अभिकारक। क्या कहा जाता है, अभिकारक। ठीक है,
तो हमने क्या बोला है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहा जाता है तो वो अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। सर सवाल नंबर 45 कहता है निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? देखो बोलेगा निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। क्या बोला है? अम्लीय ऑक्साइड। देखो जब बोलेगा अम्लीय ऑक्साइड तो यहां पे होगा MgO नहीं होगा, CuO नहीं होगा, CaO नहीं होगा, CaO नहीं होगा, अन्य होगा SO2। ये क्या होगा? अम्लीय ऑक्साइड होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो SO2 है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला कहता है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? देखो जब बोला है कि लाल को करेगा नीला, लाल को करेगा नीला तो वो क्या होगा? और नीला को करेगा लाल, यही दोगों में से पूछेगा सर। अगर नीला को करेगा लाल और लाल को करेगा नीला, जब सोचना यहां पे सटीक जवाब यहां पे क्या होगा, थोड़ी सी गौर करना। देखो जब लाल को करेगा नीला, क्या करेगा? लाल को करेगा नीला, तब मारेंगे घपसना क्षारक। क्या मारेंगे सर? क्षारक। ठीक है, और नीला को करेगा लाल तो आप लोग क्या मारना है? अम्ल मारना है। ठीक है, चलिए सर अगला। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। 47 नंबर। देखो ये सवाल हमने लगभग लग रहा है ना सर कि हम एक महीना में जितना बार खाना खाते होंगे ना, 30 बार खाना खाते होंगे एक महीना में, एक महीना में 30 बार खाना खाते होंगे, 30 बार से लगभग हम ज्यादा बता चुके होंगे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कहता है सर कि स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच मान कितना होता है? 7 पॉइंट से 7.8 तक। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता है निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में विलेय है? ये 4 ऑप्शन में से कौन जल में विलेय है? ये 4 ऑप्शन में से कौन जल में विलेय है? आ जाना। 4 ऑप्शन में से कौन जल में विलेय है? अब देखो ये हमारा कहता है सर कौन जल में विलेय है, तो ये भी जल में विलेय है। आए कौन जल में विलेय है? रुक जाओ, ये भी जल में विलेय है। देखो सर सवाल तो यहां से ऐसे इसको हम समझा देंगे। देखो ये बेंजीन को हटा दो। ठीक है, ये बेंजीन को हटा दो, यहां पे कर दो ग्लूकोज, ग्लूकोज कर दो। ठीक है, ये भी जल में विलेय है और यहां पे कर दो ये सभी, यहां पे कर दो ये सभी। तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या मार देंगे? डी मार देंगे। क्या? ये सभी। ठीक है, देखो जल में विलेय ये है कार्बन डाई सल्फाइड। ठीक है, जल में ये भी मीथेन भी है, जल में ग्लूकोज भी विलेय है। अन्य ऑप्शन नंबर डी रहता ये सभी। अगर ऐसे रहता ऑप्शन में तो, अगर ऑप्शन ऐसे रहता तो हम लोग डी मारते, लेकिन ऑप्शन ऐसे ना रह करके ऑप्शन ऐसे है तो हम लोग यहां पर अगर क्वेश्चन को सुधारेंगे कि कौन जल में विलेय नहीं है, तो आपका ये है जल में विलेय, ए भी जल में विलेय है, ए भी जल में विलेय है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो जल में विलेय नहीं है। बेंजीन जल में विलेय नहीं होता। अच्छा बेंजीन का सूत्र कौन कौन बताएगा? एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है। कहता है निम्नलिखित में कौन अम्ल गम है। अच्छा रहने दो, इसका क्या होगा? अब देखो 49 का सटीक जवाब देना। सर माथा कलकला रहा है बड़ा कौस के भाई, मेरा माथा इतना क्या कलकला रहा है रे। निम्नलिखित में कौन अम्ल गम है? वो कह रहा सर नाम तो नानू ले रही है उसको मेरे जिंदगी में कोई नहीं है। Na यानी सोडियम और Hg होता है मरकरी। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। हम लोग 50 नंबर सवाल की तरफ पहुंच चुके हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट से विलेय, जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है। निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? वो हमारा होता है एल्युमिनियम। क्या होता है सर? ये एल्युमिनियम। क्या होता है? एल्युमिनियम। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये 50 में किनका किनका 50 सही रहा, किनका किनका 49 सही रहा, किनका किनका 45 से प्लस सही रहा। ठीक है, किनका किनका सर 30 से प्लस सही रहा, किनका किनका 20 से प्लस सही रहा, किनका किनका 10 से प्लस सही रहा, किनका किनका 10 से माइनस गलत रहा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सब कोई कमेंट करेगा सर एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, चाहे आपके 5 क्वेश्चन आप काहे नहीं जानते होंगे। अब मैं आपको कहूंगा सर कि अगर आपका तैयारी अभी अच्छा नहीं है तो मैंने मैथ में 1 शॉट वाला सारे लेक्चर चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं सर। साइंस में हम करवा रहे हैं, मैथ में करवा रहे हैं, बहुत सारा हम क्लास करवा रहे हैं सर। वो सारे क्लासेस आप लोग करते रहिए। मैं कहूंगा सर कि रिजल्ट की दुनिया में आपका इतिहास होगा सर, क्योंकि फिर से एक बार एसके साइंस क्लासेस पिछले बार से भी बेहतर रिजल्ट
रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि पिछले बार हमें यूट्यूब पे आया हुआ टाइम नहीं हुआ था, अभी नए नए आए थे। अब की बार तो सर अनुभव बढ़ गया, एक्सपीरियंस बढ़ गया, तो रिजल्ट तो बढ़ना चाहिए चुटकियों में। ठीक है सर, तो थैंक यू सर, लव यू। अब हम लोग बढ़ते हैं सर सवाल नंबर 51 की तरफ। 51 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से शेयर कर देना। चलिए आइए हम लोग इसको देखते हैं, ये क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है क्या? थोड़ी सी एकदम रोमांटिक सवाल है सर, और सवाल भी आजकल रोमांटिक होने लगा है। यानी कहने का सेंस है कि सवाल जो है ना, ऐसे ऐसे सवाल आने लगा है आपके सामने जो आपके दिल को, धड़कन को देता है सर, एकदम तेज कर देता है। देखो यहां पे गौर करना, सवाल को कैसे पकड़ना है ये मैं बताऊंगा। कहता है ना, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है क्या? तो धमनियां कहलाती है। क्या कहलाती है? धमनियां कहलाती है। ठीक है, हमने क्या बोला है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है क्या? तो आपको धमनियां कहलाती है। क्या कहलाती है? धमनियां कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता है ना कि रक्त के हल्के पीले, अच्छा, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो देखो, जैसे बोलेगा सर चिप चिपे, क्या बोलेगा सर? चिप चिपे, चिप चिपे। जैसे बोलेगा चिप चिपे तो मारेंगे प्लाज्मा। क्या मारेंगे? प्लाज्मा। क्या मारेंगे? प्लाज्मा। हाँ, बोलेगा चिप चिपे, क्या मारेंगे? प्लाज्मा। कहता है रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं सर। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए आइएगा अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। 53 नंबर सवाल कहता है ना, किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं? देखो, स्टोमाटा अनुपस्थित मतलब उपस्थित नहीं, अनुपस्थित मतलब उपस्थित नहीं होते हैं। अनुपस्थित का मतलब उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन इस बात को आपको गौर करना है। सर बोला अनुपस्थित नहीं होते हैं, और जब आपको बोले कि नहीं होते हैं तो क्या करेंगे सर जी? थोड़ा सा गौर करना। कहते हैं ना, कहता है ना, किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित नहीं होते हैं? तो जाइफ्रो आस्टिन उपस्थित होते हैं। ये उपस्थित होते हैं सर, ये भी आपका उपस्थित होते हैं। अब बोलेगा अनुपस्थित नहीं होते हैं। अच्छा रुक जाओ, ऑप्शन नंबर बी जो है वो अनुपस्थित नहीं होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 53 का बी सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइएगा सर अगला सवाल। अगला 54 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता है किण्वन क्रिया पाई जाती है किसमें? तो किण्वन जो होता है सर वो ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। ठीक है, किण्वन किसमें होता है? ईस्ट में होता है। ये बात आपको पता है, और ऑलरेडी मैं ये बात बहुत पहले पढ़ा चुका हूं सर, तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में आ जाना। कहता है ना, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है क्या? पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है सर? तो बीज कहलाता है। गलत बात। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल। क्या कहलाता है? फल। ये बीजांड नहीं होगा सर। क्या कहलाता है? फल। पूर्ण विकसित क्या कहलाता है? फल कहलाता है। क्या कहलाता है सर? फल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? फल कहलाता है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कहता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज बोले ना तो C6 C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी होगा। अगला सवाल। अगला कहता है निम्नलिखित में किसे पौधों का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? कहता है सर कि निम्नलिखित में किसे पौधों का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मतलब होता है सर कि पेड़ पौधे को, पत्तियों को हरे भरे रखना। अगर पेड़ पौधों की पत्तियां अगर हरे भरे हैं ना तो क्लोरोफिल के कारण है। लेकिन हमसे क्या बोला है कि निम्नलिखित में किससे पौधों का प्रकाश संश्लेषीय इकाई कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषीय इकाई आपका ये हुआ क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। कहता है ना
अंडोत्सर्ग कारण है किसका, थोड़ी सी गौर करना सर। ये एल आर का होगा, क्या होगा सर, ये एल आर का होगा, ठीक है। किसका होगा, एल आर का होगा, किसका होगा, एल आर का होगा, एल एच का होगा, सॉरी एल एच का होगा, किसका होगा, एल एच का होगा। अगला अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होती है। अच्छा, किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होती है सर। कहता है निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होती है। आपको इसमें या इसमें या इसमें या इसमें, देखो सर, जब बोले द्विखंडन द्वारा नहीं होती है तो आपको ईस्ट में जो है सर, वो ईस्ट में आपको ये द्विखंडन द्वारा होता है, ए भी द्विखंडन द्वारा होता है, ए भी द्विखंडन द्वारा होता है, लेकिन ईस्ट में जो होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है। और हमसे पूछा है अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है, तो इसमें द्विखंडन होता है, इसमें द्विखंडन होता है, इसमें द्विखंडन होता है, इसमें जो है वो द्विखंडन नहीं होता है, यानी आपका सटीक आंसर हो जाएगा मुकुलन। क्या हो जाएगा, मुकुलन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा सर। कहता है प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, बना रहता है। कहता है प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो संयोजक क्रिया द्वारा या प्रकाश संश्लेषण द्वारा या फिर अपघटन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। सवाल कितना सटीक बोला है सर, सवाल का सटीक आंसर भी देना है। कहा प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्राकृतिक में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है सर, वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल क्या कहता है सर, हम लोग थोड़ी सी गौर करेंगे सवाल नंबर 61 की तरफ। कहता है ना कि भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है। अच्छा, भोजन का पाचन में किसका भूमिका होता है, पित्त रस का या फिर अग्नाशय का या फिर अंत्र रस का या फिर इनमें से सभी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपका आदेश क्या है। देखो सबसे पहली बात गौर करना सर, जब बोले भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है, तो भोजन के पाचन में, किसमें, पाचन में किस रस की भूमिका होती है, तो अग्नाशय रस की भूमिका होती है। किसको होती है, अग्नाशय रस की भूमिका होती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ सर। अगला कहता है ना ट्रिप्सन नामक एंजाइम पाया जाता है किसमें। ये ट्रिप्सन नामक एंजाइम है जो पाया जाता है किसमें, पित्ताशय में या फिर अग्नाशय रस में या फिर अंत्र रस में या फिर जठर रस में। मैं आपसे पूछता हूं सर, ये संदीप कुमार नहीं सर, ये आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये ट्रिप्सन एंजाइम नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है, तो ये अग्नाशय में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, अग्नाशय में पाया जाता है, ठीक है। ये ट्रिप्सन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो ये अग्नाशय में पाया जाता है। यहां तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए आपके पास 80 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। आपको 80 गो में 40 गो मारना है, एकदम छाट छाट के मारना है, एकदम छाट छाट के मारना है सर, जो एकदम लगे कि लॉलीपॉप लॉलीपॉप है ओकरे मारना, ठीक है। आ जाना। तो आपसे पूछेगा सर कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग। देखो जब बोलेगा सबसे लंबा भाग तो मारेंगे छोटी आंत। क्या मारेंगे, छोटी आंत, ठीक है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग तो छोटी आंत। क्या होगा सर, ये छोटी आंत। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल कहता है मनुष्य में, किसमें, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ होता है, ग्रासनी में, ग्रासनी से, मुखगृह से या फिर अमाशय से या फिर छोटी आंत से। हमें क्या बोला है सवाल पे थोड़ा सा गौर करना है। एक्चुअली में सवाल बोला है ना कि मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ होता है। मनुष्य के अंदर जो पाचन की क्रिया होती है वो कहाँ से आरंभ होती है, तो मनुष्य में जो पाचन की क्रिया जो आरंभ होती है सर, वो मुख गुह से होती है। कहाँ से, मुख गुह से होती है, ठीक है। यानी सबसे पहले मुंह में लेते हैं, उसी टाइम चिबाना चालू करते हैं तो पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है। इसमें से कौन है जो वसा के पाचन में, किसके पाचन में, तो वसा के पाचन में क्या होता है, तो सहायक होता है। अरे किसके पाचन में, वसा के पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। तो ये 65 का क्या होगा सर, आप लोग थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बोलेगा वसा के पाचन में तो हम लोग झटके में मारेंगे लाइपेज। क्या मारेंगे सर, लाइपेज। क्या मारेंगे सर, ये लाइपेज। ये एक प्रकार का ये एंजाइम ही है, ठीक है। आइएगा अगला कहता है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन ये सब है। कहता है ग्लाइकोलिसिस की
प्रक्रिया संपन्न होती है कहाँ? ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संभव होती है कहाँ पे? सर थोड़ी सी गौर करना, यहाँ पे आना थोड़ा सा। क्या बोला है? ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है तो कोशिका केंद्रक में तो नहीं होता है सर, माइक्रोकॉन्ड्रिया में तो नहीं होता है, अस्टोमाटा में नहीं होता है, आपका होगा कोशिकीय द्रव्य में। किसमें होगा? कोशिकीय द्रव्य में। देखो सर, सबसे पहली बात यह है ना कि ऑप्शन पे कंफर्म रहना, ये थोड़ी सी अपने आप में बड़ा मायने रखता है। सवाल को देखना और झटके में आंसर मारना, ये भी अपने आप में बड़ा मायने रखता है। और सवाल को देखना और कंफ्यूजन में आंसर मारना, ये सबसे बड़ा डिवीजन वाला बात है। ठीक है, आ जाना। तो बोलेगा सर कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न कहां होती है? तो कोशिका द्वार में होती है। ठीक है, आ जाइएगा। अगला सवाल, अगला कहता है ओजोन परत है क्या? ओजोन परत हानिकारक परत है? नहीं सर, ओजोन परत में एक छिद्र होता है, ठीक है, जो किसके कारण होता है? CFC के कारण। उच्च ताप पर लाभदायी है? नहीं सर, ये आपको हमेशा इसको लाभदायी होगा। ओजोन परत होना बहुत जरूरी है सर, ठीक है, ये हमेशा क्या है? लाभदायी है। चलिए अगला, ये आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ने का है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? अच्छा, ये सवाल हमने पढ़ाए हैं पुंकेसर, इसको कौन ने मारेगा? इसको तो सब झटके में मारेगा सर, ठीक है। आइएगा, आपको 69 नंबर सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर कीजिएगा सर। कहता है ना, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? देखो, ATP जब टूटेगा तो कितनी ऊर्जा मुक्त में होगा सर? थोड़ी सी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सर शेयर कर देना। अगर टूटेगा ना सर, ये टूटेगा ना सर, तो आपको कितना हो जाएगा? ये टूटेगा तो सर आपको 30 पॉइंट कितना? 30.5 यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है? 70 नंबर कहता है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, किण्वन श्वसन, या इनमें से कोई नहीं? हमें क्या बोला है सवाल कि इथाइल अल्कोहल क्या है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो इथाइल अल्कोहल आपको वायवीय से तो नहीं होगा, अवायवीय से बनता है। किससे बनता है? अवायवीय श्वसन से बनता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला कहता है ना कि रक्त में उपस्थित, क्या कहता है? रक्त में उपस्थित कौन सी किण्वीय श्वसन गैसों की परिवहन में भाग लेती है? क्या बोला है कि रक्त में उपस्थित कौन सी कण्वीय श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? लाल रक्त कण्वीय, श्वेत रक्त कण्वीय, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो सर, सबसे पहले अगर रक्त में अगर उपस्थित कण्वीय की श्वसन की अगर बात किया जाए ना, तो इसकी श्वसन की जो बात होता है ना सर, वो RBC होता है। क्या होता है? ये RBC होता है। ठीक है, RBC बोले सर तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कानवीय। ठीक है, इसको हम लोग लाल रक्त कानवीय को हम लोग बोलते हैं RBC। क्या बोलते हैं? RBC। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या बोलता है कि पादप अपशिष्ट जाम होते हैं पत्तियों में, छाल में या कोशिकीय रिक्तिकाओं में, या इनमें सभी? थोड़ी सी देखो गौर करना। 72 नंबर जो सवाल है ना, ये हमें बोला है कि पादप अपशिष्ट जाम होते हैं पत्तियों में, होता है तो फिक्स है, छाल में भी होता है, कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी होता है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सटीक जवाब। ठीक है, चलिए अगला कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। अगला कहता है ना कहता है मनुष्य के आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? सर जब बोलेगा एंजाइम को स्रावित नहीं करता है तो हम लोग मारेंगे ग्रास नली। क्या मारेंगे? ग्रास नली। कहेगा एंजाइम को स्रावित नहीं करता है तो हम लोग मारेंगे ग्रास नली मारेंगे। ठीक है, चलिए अगला कहता है ना सर कि मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करता है? कहता है मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करता है? तो आपको होगा थायरोक्सिन पे होगा, या ADH पे होगा, या भेस्पोसिन्स पे होगा, या इस पे D नंबर पे होगा। थोड़ी सी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा सर इसका सटीक जवाब क्या होगा। देखो अगर बोले ना माथा कलकला रहा है, रे बड़ा कलकला रहा है, कहता है क्या सर कि मूत्र की सांद्रता क्या
उपस्थिति पर निर्भर करता है, तो एडीएच पे करता है। किस पे करता है सर? ये एडीएच पे करता है। किस पे करता है? एडीएच पे करता है। ठीक है, चलिए आइएगा सर अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। 75 नंबर सवाल देखो, 75 नंबर सवाल अगर आपके सामने बोला जाए ना सर, तो एकदम मजेदार सवाल है सर। ठीक है, कहता है कौन सी हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? अच्छा, पौधे के वृद्धि से संबंधित नहीं है, तो ऑक्सीजन पौधे की वृद्धि से संबंधित है, क्योंकि ऑक्सीजन ना मिलेगा तो पेड़ पौधा ऑक्सीजन नहीं छोड़ेगा, तो हम लोग लेंगे क्या? हाँ, तो पेड़ पौधा ऑक्सीजन से संबंधित है, ये भी संबंधित है वृद्धि से, साइटोकाइनिन भी संबंधित है, डी नंबर संबंधित नहीं है। अब क्या? अवशिषिक अम्ल संबंधित नहीं है पौधों के हार्मोन की वृद्धि से। ठीक है, चलिए अगला 76 नंबर कहता है मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय जो है सर वो किस तंत्र का भाग है? थोड़ी सी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मानव हृदय जो है वो श्वसन तंत्र का भाग है? नहीं सर, ये भी नहीं होगा, उत्सर्जन तंत्र भी नहीं होगा, परिवहन तंत्र होगा। ठीक है, तो मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो परिवहन तंत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। चलिए 76 नंबर कहता है जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है। ये 77 का सही जवाब क्या होगा सर? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कहता है क्या सर कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है, तो अनुवांशिकी क्या है? अनुवांशिकी क्या है? अनुवांशिकी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइएगा सर सवाल नंबर आपको 78 की तरफ। कहता है श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? श्वसन की क्रिया में किस गैस को ग्रहण किया जाता है? तो श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? छोड़ते हैं सर। आइएगा, कहता है ग्लूकोज के कार्बन में कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। हमें पूछा कि इसमें कार्बन में कितने परमाणु होते हैं, तो कार्बन में यहाँ पे कितने परमाणु हैं? 6 परमाणु कार्बन में। अगर पूछता हाइड्रोजन में कितने परमाणु होते हैं, तो 12 होता। अगर पूछता ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं, तो तब भी 6 होता, तब भी क्या होता? 6 होता। तो हमसे पूछा कार्बन में, तो 6 होगा। चलिए सर आइएगा सवाल नंबर आप लोग कितना नंबर की तरफ? 80 नंबर की तरफ। कहता है मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवशिष्ट होता है। देखो, हमें बोला है मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवशिष्ट होता है मेंडुला द्वारा, या फिर ग्रम मस्तिष्क में, या फिर मध्य मस्तिष्क में, या फिर सो मस्तिष्क का भाग है। इसमें से आपका सटीक आंसर क्या होगा? देखो, सबसे पहले गौर करना, जब बोलेगा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है, तो ये मेंडुला में होता है, जिससे हम लोग ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया किसी चीज के बारे में हम लोग बताते हैं। ठीक है, तो आपका हमने टोटल एमसीक्यू करवा चुका हूं सर ऑब्जेक्टिव। बाकी अब आपका लघु उत्तरीय बच गया और दीर्घ उत्तरीय बच गया। ठीक है, तो ये सबका भी हम लोग क्लास लेंगे। ठीक है, महामेराथन में 3, 4, 5 घंटा का क्लास होगा। एक के क्लास में पूरा सब्जेक्टिव को कर देंगे धुआं। ठीक है, क्योंकि सर एसके साइंस क्लासेस पहले रिजल्ट की दुनिया में ज्वालामुखी फाड़ता है सर। हाँ, हम पहले रिजल्ट देखते हैं, तभी आपका शक्ल देखेंगे। हाँ, हमसे आपको तभी प्यार होगा जब हम रिजल्ट देंगे, आपको बेहतरीन कंटेंट देंगे, बेहतरीन रिजल्ट देंगे, बेहतरीन तरीका से पढ़ाएंगे सर, आपके खून में दौड़ाएंगे सर, तभी आप हमसे प्यार कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सर, लव यू। आप लोग दिल से बताना कि एक क्लास कैसा लगा, और ये आपको होना चाहिए कि ये 80 में आप कितना सही किए। जितना भी आपको 80 में जानकारी था, जितना भी क्वेश्चन का, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, बट ये जरूर बताना कि क्लास कैसा लगा सर। और अगले क्लास में आपको सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर करा देंगे सर। ठीक है, और जो इस वीडियो को लेट से देख रहे हैं, तो सामाजिक विज्ञान का प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो में दिया होगा। ठीक है, जाके देख लो सारे क्लासेस को। थैंक यू सर, लव यू। तो क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसकी साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू।